नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। एक तरफ जहाँ विपक्ष एकजुट होता हुआ नज़र आ रहा है और आज जिस तरह से तमिलनाडु में तमाम विपक्ष के नेता जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, वो शामिल हुए हैं और वहाँ एक महाजुटान हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करते हैं तो उसमें फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है। आपको ये पता ही है कि औरंगज़ेब के नाम पर किस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है, समाज को बाँटा जा रहा है और फिर उसके बाद नागपुर जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा जो है वो भड़कती है और फिर उसके बाद गिरफ्तारियाँ होती हैं और जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। और भाषण किसकी तरफ से दिए गए, नफ़रती भाषण किसकी तरफ से दिए गए, किसी और की तरफ से, किसी फ्रिंज एलिमेंट की तरफ से नहीं। एक तरफ बजरंग दल और वीएचपी के नेता थे, तो दूसरी तरफ नितेश राणे की तरफ से जिस तरह के बयान दिए गए, जो कि मंत्री हैं, कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। और उसके साथ-साथ देवेंद्र फडणवीस ने कब्र हटाने को लेकर औरंगजेब की जो बयान दिया, इस सब के बाद आपने देखा कि कैसे माहौल तनावपूर्ण हुआ, हिंसा भड़की और जो कुछ हुआ वो अब हमारे सामने है। लेकिन इस सब में अजीत पवार एक इफ्तार पार्टी, क्योंकि रमजान का महीना है, रोजे चल रहे हैं, तो अलग-अलग इफ्तार पार्टियां हो रही हैं और इसमें अजीत पवार ने शिरकत की। अजीत पवार ने एक तरह से मुसलमानों के हक में अपनी आवाज को बुलंद किया है। उनको ये पता है कि मुसलमान उनका वोट बैंक है और इससे पहले भी हमने देखा है कि उनको खुश करने के लिए वो लगातार बयान देते रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, वो महायुति का हिस्सा हैं, जिसके नेता औरंगजेब को लेकर किस तरह के बयान दे रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी किस तरह की बयानबाजी एक तरह से की जा रही है। और दूसरी तरफ अजीत पवार कह रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को जो भी आंख दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये कहना है अजीत पवार का, जो कि एनडीए का हिस्सा है, उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हिस्सा है और एकनाथ शिंदे से ज्यादा अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं और वो इस तरह की बातें करें। सुनिए आप अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है। बाकायदा तौर पर टोपी पहने हुए हैं और वो जिसको मुसलमानों से जोड़कर देखा जाता है, वो चेकर्ड जो एक गमछा होता है, वो भी वो पहने हुए हैं। सुनिए सब कुछ करके वो क्या कह रहे हैं। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। मुस्लिम भाई बहनों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है यहाँ पर अजीत पवार ने और मुस्लिम भाई बहनों के साथ खड़े होने का वो दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कोई उनको आंख दिखाएगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दो समाज के दो धड़ों में यानी कि हिंदू और मुसलमान में जो भी लड़ाई लगाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं अजीत पवार। तो क्या अजीत पवार मुसलमानों के बीच में जाकर ये कह रहे हैं कि जो भी नफरती बयान दिए गए, जो नितेश राणे की तरफ से दिए गए या दूसरे जो नेता हैं उनकी तरफ से दिए गए, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा? क्या कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? क्या उनको जेल भेजा जाएगा? क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? जो अभी हमने देखा कि चाहे वीएचपी के बजरंग दल के नेता हो, कैसे उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उसके बाद वो सरेंडर करते हैं और फिर उसके बाद कैसे निजी मुचलके पर उनको बरी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद दोबारा बताया गया कि उनमें से कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। एक तरफा किस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो भी देखा जा रहा है
और पीस की बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो लगातार भड़काऊ भाषण अभी भी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगाड़ा जा रहा है और इसमें अजीत पवार अब मुस्लिम बहन भाइयों के साथ साथ खड़े होने का न सिर्फ दावा कर रहे हैं, बल्कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी ऐसी हरकत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक तरह से वो मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और मोर्चा बना है और मोर्चा बनाया है डीएमके ने, मोर्चा बनाया एम के स्टालिन ने। डिलिमिटेशन जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके जरिए नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने 2029 का एक ख्वाब पूरा करना चाहती है कि कैसे 2029 में वो हिंदी पट्टी के राज्यों से ही इतनी सीटें लेकर आना चाहती है कि साउथ की अहमियत को पूरी तरीके से वो खत्म कर दे। और यही वजह है कि डिलिमिटेशन जो कि 2026-27 में होना है सेंसेक्स के बाद, उसमें ये पूरी कोशिश है कि जो सीटें अभी 543 हैं उनको बढ़ाकर, किसी का दावा है 848 तो किसी का 49, इसको कर दिया जाए और हिंदी पट्टी में इन सीटों को बढ़ाया जाए और साउथ की सीटें जो है उसको घटाया जाए। एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार की इस नीति को लेकर मोर्चा खोल दिया है और न सिर्फ इंडिया गठबंधन के दल बल्कि वो दल जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं भी हैं, चाहे वो बीआरएस हो या फिर बीजेडी हो या फिर टीआरएस हो या फिर दूसरे दल, यानी कि अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं जगन मोहन रेड्डी, वो सब आज एम के स्टालिन ने जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है उसमें वो उन्होंने शिरकत की है। चाहे भाषा का मामला हो, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत या फिर डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, सरकार अब चारों तरफ से, नरेंद्र मोदी अब चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी जब से 240 पर वो सिमटे हैं तब से आप देखेंगे कि उस तरह के जो बड़े डिसीजन जो 2014-19 में हमें उन्हें लेते हुए देखा, वो अभी डिसीजंस लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वक्त की बात करें, भले ही इससे वो अपने एक वोट बैंक को साधने की कोशिश करें, लेकिन और ये बताया जा रहा है कि इसी सेशन में उसको पेश किया जाएगा, लेकिन ये भी साफ है कि इसको पास कराना बहुत टेढ़ी खीर साबित होता हुआ नजर आ रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। किसान बिल आपको पता ही है किस तरह से उन्होंने वापस लिया, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें, वक्फ बिल की बात करें, वो नरेंद्र मोदी जो कि बड़े बड़े फैसले लेने के लिए अपने आप को मशहूर किया करते थे या आप जाने जाते थे, वो अभी देखिए अपनी साख, अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे वो 75 के जो होने वाले हैं अपनी सीट को, अपनी गद्दी को वो बचाकर रखें। अभी सिर्फ इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं और इसी जुगाड़ के चलते वो 30 तारीख को नागपुर भी जाने वाले हैं। नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां जाएंगे, मोहन भागवत से वो मुलाकात भी करेंगे। और इसी बीच 6 जजेस जो हैं उनका जत्था पहुंच गया है मणिपुर और मणिपुर में वो मुलाकात कर रहे हैं उन विस्थापित लोगों से, मणिपुर के वो हालात जान रहे हैं, शिविर कैंप का जायजा वो ले रहे हैं और कैसे कानूनी मदद पहुंचाई जाए वो सब वो देखेंगे। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें जजेस की, तो वो आईना दिखाते हुए नरेंद्र मोदी को नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे, अभी 2 मेरे साथ मौजूद हैं। जम्मू आनंद जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। जम्मू आनंद जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। छोटी सी टिप्पणी पहले जम्मू जी आपसे अजीत पवार को लेकर और फिर ओमकारेश्वर जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है अजीत पवार ने ऐसा करके? एक तरफ तो हम देख रहे हैं क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी का हिस्सा बनते हैं। यही अगर सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी का हिस्सा बन जाएं तो जो मीडिया का एक धड़ा है वो आप देखिए उनके खिलाफ क्या कुछ कहता हुआ और किस तरह का नैरेटिव सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल बनाता हुआ नजर आता है। रेखा गुप्ता जाती हैं जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तब कोई बात नहीं होती है और वो कहती हैं दिवाली में अली और रमजान में राम, इसी सौहार्द से चलेगा अब ये दिल्ली, वो ये कहती हुई नजर आती है। और अजीत पवार ये कह रहे हैं। कैसे देखें हम इस सब को और इसके बीच नागपुर में पनपती हुई टेंशन को? और इस बीच हमारे साथ विवेक देशपांडे जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत। जब मुझे आपका पहला क्विक कमेंट। देखिए बुशरा जी, ये सवाल यहाँ तक सीमित नहीं है कि कौन पार्टी का नेता या कौन राजनेता जो है वो इफ्तार पार्टी में चले जाता है या टोपी लगा लेते हैं या ईद में गले लगा लेते हैं।
ये यहाँ तक मामला इतना छोटा, सरल, सीमित नहीं है। ये ठीक है, जो कांग्रेस की विरासत से आए हुए जो लोग हैं, भले आज उस पार्टी में हो या ना हो, भले ही उन्होंने पार्टी को तोड़ के नई पार्टियां बना ली हो, लेकिन जिन लोगों का अपने राजनीतिक प्रवास की बुनियाद कांग्रेस से रही है, कांग्रेस कल्चर से रही है, तो उन लोगों का एक सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में व्यवहार, सोच, ये एकदम भिन्न है। भले आज उसमें से कई पार्टियां बीजेपी की सहयोगी बनी हो, पॉलिटिकल रीजन से बनी हो, लेकिन मोटा मोटी जो एक राजकीय सोच और एक सामाजिक अवधारणा जिसको अपन कहेंगे, उसमें ये उसका जो जिसको कहेंगे कि आधार केंद्र जो है, वो उसको सर्वधर्म समभाव जो गांधी जी ने कहा था, इसको अपना एक नैतिक मूल्य मानकर वो सार्वजनिक जीवन में सामाजिक राजनीतिक व्यवहार करते आए हैं। इसलिए चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कोई और राज्य हो, वहां अल्पसंख्यकों के साथ जब कभी भी जी अन्याय होगा, एक्सेसेस होंगे, टारगेट किए जाएंगे, तो वो तमाम राजकीय नेताएं वो अपनी एक भूमिका निभाते हैं। उसका एक कारण ये रहता है, उनको लगता है कि इतने साल उनकी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना आए, और खास करके जब अल्पसंख्यक समाज रिसीविंग एंड में रहेगा और अगर वो खामोश रहेंगे, तो उन्हें इस बात का डर सताता है कि कहीं ना कहीं वो तबका हमसे नाराज ना हो जाए। तो दो चीजें हैं, एक उनकी अपनी एक वैचारिक बैठक है और दूसरा उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस है। तो उसी फ्रेम में मैं ये सब चीजों को देखता हूं। इसलिए अजीत पवार ने जो बयान दिए हैं, इसको कोई सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, ये बात नहीं है। ना ही उनका वो इरादा है। वो लेकिन अगर वो ये कह सिर्फ रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, तो फिर तो वो तो उनकी पार्टी के नेता है ना, जो उनकी जो सरकार में शामिल लोग हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन बुशरा जी, एक बात आप ध्यान रखें, नागपुर की घटना के बाद जी सारे लोग, सरकार में रहने वाले मंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता हो, शिंदे उनकी पार्टी हो, वो क्या कह रहे हैं कि जवाबदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो तो ये नहीं बता रहे, अजीत पवार भी जो बोल रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि कौन लोग हैं वो जिन पे सख्त कार्रवाई की जाने वाली है। अभी तक ना अजीत पवार, ना शिंदे, ना देवेंद्र फडणवीस ऑन रिकॉर्ड नागपुर की घटना पर ये बोल रहे हैं क्या कि 11:30 बजे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो औरंगजेब की एफएजी या पोस्टर जलाने के नाम पर एक बस बनाया और उसको जिस हरे कपड़े से, चादर जिसको कहते हैं, उससे उसको लपेटा और उस चादर में आयत लिखी हुई है, उसके साथ जिस प्रकार से हरकतें की गई है और जो मंशा रही है कि पूरे मुस्लिम समाज के भावनाओं के साथ कहीं खिलवाड़ करने का, ये जो हरकत हुई है, ये हरकत के लिए जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो कोई नहीं कह रहा। उलट फैक्ट ये है
कि उनकी तो अरेस्टिंग भी नहीं हुई 2 दिन, वो तो सरेंडर हुए। अरेस्ट होना और सरेंडर करना दो अलग चीज है। तो वो तो बकायदा जी। सरेंडर हुए, और जिस प्रकार के वीडियो सामने आए, बकायदा रेड कारपेट उनको वेलकम, कि जब वो गाड़ियां चढ़ रहे थे एक एक का नाम पुकारा जा रहा था, और बकायदा वो शान से आ रहा था जो भी कार्यकर्ता था बजरंग दल हिंदू परिषद का, और उनको बेल मिल जाती है। मतलब जो लोग इस इरादे से वो कृत्य करते हैं कि जिससे मुस्लिम समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, उनके रिलीजियस भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है, और रमजान का महीना चल रहा है, जिस इलाके में ये सब कर रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के जब वो लोग कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं कि भाई सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना उनका इरादा ये कि भाई लोग जो है दो समुदाय के बीच में टकराहट बढ़ जाए। तीसरा उनका इरादा ये कि इस प्रकार की घटनाएं हो जाए जो घटनाएं नियंत्रण के बाहर रहें। अब ऐसे हरकत को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। यहां एक तरफ किसी ने वीडियो चला दे, कोई अगर व्हाट्सएप मैसेज कर दे या भाषण में कोई कह दे, तो उसके ऊपर तो बड़े बड़े गुनाह दर्ज हो जा रहे हैं, बेल उनको नहीं मिल रहे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन्होंने जो हरकत की गई है उसको आप देशद्रोह की कैटेगरी में मानते नहीं हो। पुलिस पे हमला करना निंदनीय है, नो डाउट, कोई उसका समर्थन नहीं कर सकता। पत्थरबाजी करना, इसका भी कोई समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये दो घटनाएं देशद्रोह की घटनाएं हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये देश के खिलाफ कैसी साजिश है। तो अगर ये दो घटनाएं देशद्रोह में आ सकता है, तो फिर दो समुदाय के बीच में दंगा करवाने के इरादे से या किसी एक समुदाय के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, ये देशद्रोह के परिधि में क्यों नहीं आ रहा? मैं ये समझ सकता हूं कि भाई देखिए, एक बात साफ कर दूं, औरंगजेब महाराष्ट्र के अंदर ना हिंदुओं का सवाल है ना मुसलमानों का मुद्दा है, लेकिन औरंगजेब के इर्द गिर्द इस महाराष्ट्र की जो अबो हवा है उसको खराब करने का एक नियोजित तरीके से हवा देने का काम सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनके वीडियो क्लिप में इस घटना होने के बाद भी उन्होंने जिस प्रकार के बयान दिए, वो शांत करने वाले बयान नहीं है, वो और घी में तेल डालने वाले, आग में घी डालने वाली बयान है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा मतलब अजीत पवार मैं क्या दबाव बना रहे भाई, मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार पे दबाव बन रहा है? नीतीश राणे निर्लज्जता के साथ घटिया बयान देने वाला एक व्यक्ति को इस सरकार ने तो बख्शिश दी है मंत्री बना के। हम सबको लग रहा था भाई, जब नई सरकार का गठन हुआ तो कई मंत्री शिवसेना के नहीं, उनको वीटो पावर यूज किया गया बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस की ओर से, भाई ये लोगों को हम नहीं शपथ दिलवाएंगे, आपकी लिस्ट में भले नाम हो, मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि नीतीश राणे चुनाव के प्रचार में भी वेनम, जिसको कहते हैं जहर उगलना मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, कि मस्जिद से निकाल से हम मारेंगे, ये जो भाषाएं रही है वोट लेने के लिए,
क्या वो क्वालिफिकेशन है नीतीश राणे का कि नई सरकार में उनको मंत्री बनाए? तो अजीत पवार ने क्या वीटो हम्म। पावर यूज की है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के रिश्ते को इतना हल्का कर दिया गया कि ईद के दिन जो है गले लगा लो, बिरयानी खा जाओ या सेवई खा लो, या फिर इफ्तार पार्टी में टोपी लगा के बैठ जाओ। ये इतना हल्का मसला है क्या? ये दो दिलों को बिल्कुल। जोड़ने वाला मसला है। और जिनके दिमागों में मैं जहर घुला हुआ है, जो नफरत जी। घुली हुई है, वो 24 घंटे हम्म। जीती है। तो इसलिए मैं इतना ही देखना चाहता हूं अजित पवार की इस हम्म। पोस्चर से, कहीं ना कहीं जो सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करने वाले, जो सर्वधर्म समभाव की राजनीति करने वाले आज भले सरकार में हो, उनको ऐसा लगता है कि ये अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कल जाके खास करके माइनॉरिटी समाज हमसे नाराज हो सकता है और दूर जा सकता है। इट इज नथिंग बट एन हम्म। एक्सरसाइज, इट इज एन एक्सरसाइज टू सी दैट बिल्कुल। माइनॉरिटी कम्युनिटी, कम से कम उनके जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसमें वो नाराज ना हम्म। हो। इससे बढ़कर ज्यादा कोई बिल्कुल। ये इससे पोस्चर आगे जाहिर सी बात है, इससे आगे की कोई कोशिश नहीं है। जब मुझे लौट रही हूँ मैं आपके पास, क्विक क्विक कमेंट क्योंकि मैं शुरू में लेना चाहती हूँ और फिर उसके बाद मैं दूसरे मुद्दे पर भी आऊंगी। ओमकारेश्वर जी, आप कैसे देख रहे हैं अजीत पवार के इस बयान को, और जो साउथ में पूरा जो जुटान हुआ है, जिसमें इंडिया गठबंधन के ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन से परे भी जो जो पार्टियां हैं वो शामिल हुई हैं, लेकिन वो एक शख्स जिसका इंतजार था कि वो शायद अपने प्रतिनिधि भेजेंगे या खुद आएंगे, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने इसमें शिरकत नहीं की है। क्या ऐसा करके चंद्रबाबू नायडू अपनी सियासत को खत्म नहीं कर रहे हैं? क्या जब साउथ के सारे राज्य अपने गिले शिकवे मिला भुलाकर एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें साउथ ही नहीं बल्कि पंजाब से भी, पश्चिम बंगाल से भी, उड़ीसा से भी, वो सब भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि इसमें चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत ना करके एक तरह से अपने लिए ही एक राजनीतिक वो जो है उन्होंने खोद लिया है गड्ढा? सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। हालांकि हमारे जो पहले के वक्ता थे उन्होंने बहुत विस्तार से अच्छी जानकारी दे दी, लेकिन मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। अ, आज अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि अब वो मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज उठाएगा या बोलेगा, उसकी उसकी तरफ आंख उठाएगा, उस पर वो कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे। ये आंख उठाएगा तो क्या कर लेंगे, मुझे लगता है कि ये मीडिया के लिए एक आईवाश वाला बाइट है। ये वो मीडिया को आईवाश दे रहे हैं, उनके लिए एक बाइट दे रहे हैं कि भाई बस खबर बना दो। क्योंकि अजीत दादा पवार भूल रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता, एक महत्वपूर्ण नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या उसी महाराष्ट्र में उनके बेटे के ऑफिस के सामने हो गई थी। 1 साल ही हुआ है और उसमें दो एक छोटे मोटे जो गैंगस्टर टाइप लोग हैं उनको पकड़ा गया। अरे भाई, जो भाड़े के हत्यारे होते हैं वो किसी न किसी के लिए काम करते हैं। वो किसके लिए काम कर रहे थे ये पकड़ में आया क्या? उस गैंगस्टर का भला क्या लेना देना होगा बाबा सिद्दीकी से? तो अपनी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता के, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उनकी सरेआम हत्या करने वालों को वहां तक, उनकी गर्दन तक तो आप पहुंच नहीं पाए। और अब आप झूठ मूठ का लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनको आंख दिखाएगा। कौन आंख दिखाएगा? आप जिस पार्टी में हैं वहां पे आपने क्या कोई ऐसा कदम उठाया है? जब नीतीश राणे ने हेट स्पीच दिया, उनके खिलाफ क्या कोई आपने बात उठाई है, या ऐसे लगातार जो है वो बयानात आते रहते हैं? तो मुझे लगता है कि अजित पवार कंफर्टेबल हैं बीजेपी शिवसेना के साथ। वैसे भी बीजेपी ने उनके सारे जो करप्शन के केसेस थे वो माफ कर दिए, सारे घोटालों में उनको क्लीन चिट दे दी है। इसलिए उनका वहां रहना लाजिमी है, वहां रहना उनका जरूरी है। और वो थोड़ा बहुत मीडिया के लिए आंख दिखाने जैसी बात करके आई वॉश करते रहेंगे कि देखिए साहब, हम तो इधर भी हैं और मैं तो मुस्लिम समुदाय, हमारे 420 कैंडिडेट्स पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय से चुनाव में उतरे थे, जिसमें से मात्र 10 लोग जीत पाए। उसमें से अजित पवार गुट के 2 लोग, सना और एक और दूसरे हैं, जो वो जीत पाए थे। तो थोड़ी बहुत उनकी चिंता है क्योंकि उनको वोट मिला है, मुसलमानों का वोट मिला है। तो इतना कहना उनके लिए जरूरी बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा वो कहीं से भी सीरियस नहीं है और ना ही बीजेपी के खिलाफ है।
लोगों को लगता रहे कि बीजेपी के खिलाफ में, वो पूरी तरह बीजेपी के साथ है। पहली बात। मणिपुर में 6 सदस्यीय टीम पहुंची है सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजों की। इससे अच्छा वेलकम कदम और क्या हो सकता है कि पहली दफा पिछले 1 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर का वहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है। 1 साल के बाद, बल्कि उससे भी 17-18 महीने के बाद बीजेपी सरकार ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया। सोचिए, साल भर पहले सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो चुका है। महीने केंद्र सरकार को लगते हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने में, इसलिए कि उनका अपना ही मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री भी उन्हीं के इशारे पे कर रहा है। एक एक लाइन भी वो इधर से उधर चला हो तो कैसे उसको हटाएं। उस बीच में जो वहां पर एक ट्राइबल गवर्नर थी, उकिया करके, जो वहां की राज्यपाल थी मणिपुर की, उनको वहां का दर्द नहीं जी। देखा गया, तो उन्होंने जो बयान दिए उसमें उनका आंसुओं से उनका दर्द छलक आया, उनको हटा दिया गया। उसके बाद थोड़े समय तक केयर टेकर जो है एक तरह से गवर्नर दिया गया, जो असम के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दिया गया मणिपुर में। अब जाके एक गवर्नर बिठाए भी गए हैं, तो वो भी एक ब्यूरोक्रेट हैं, केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं, और कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो, शांति व्यवस्था बहाल हो। सर्वोच्च न्यायालय के जो माननीय जज महोदय लोग गए हैं, उनमें एक एल कोटेश्वर सिंह भी हैं, जो खुद मणिपुर से आते हैं, खुद मैतेई समाज से आते हैं। और दिलचस्प ये है कि जैसे ही वो वहां पर कुकी एरिया में विजिट करने के लिए आगे बढ़े, तो वहां कुकी जो बार एसोसिएशन है उसने स्टेटमेंट जारी किया कि माननीय जो एल कोटेश्वर सिंह जो माननीय जज हैं, उनको हमारे एरिया में, कुकी एरिया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मैतेई समाज को बिलोंग करते हैं। मैं इसका हवाला इसलिए दे रहा हूं कि कितना डीप डिवाइड है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज तक में भी आस्था वो लोग नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि वो मैतेई समाज से आते हैं। इस हालत में वो गए हैं। नालसा जो नेशनल लीगल एड सर्विस जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत कुछ उनको मदद दिलाने के लिए, कुछ रिलीफ कैंप में मदद दिलाने के लिए, कुछ उनकी उनके नालसा की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जा रही है। ये सब कुछ वेलकम कदम है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि माननीय जजों को वहां पर एक एनजीओ की तरह नहीं जाना चाहिए। आप 2-4 करोड़ नहीं, 200-400 करोड़ दे दें, ये काम एक एनजीओ का हुआ, आपका नहीं है। आपका काम है कल्प्रिट को पकड़ना, कि किसने गलती की थी जिसकी वजह से ये लॉ एंड ऑर्डर बिखरा है। एक समाज 2 भागों में बंट गया, एक राज्य 2 भागों में बंट गया, भारत की संप्रभुता वहां खतरे में आ गई। ये इसके लिए जो जिम्मेवार है उस पे कार्रवाई अगर वो करते हैं तो उनकी यात्रा सफल है, और अगर वो जोड़ पाते हैं दोनों समाजों को तो सफल है। वरना ये ना दिखाएं कि हमने 200 करोड़ दे दिए, रिलीफ कैंप में बांटे, हमने ये सेंटर बना दिया। ये काम साहब आपका नहीं है, ये एनजीओ का काम होता है। आप सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि सिर्फ और सिर्फ न्याय करें। जो गलत लोग हैं उन पर उनको पनिशमेंट दें, जो जहां पर गलती हुई है उस पर साफ साफ अपना निर्णय सुनाएं। अब देखते हैं कि माननीय जजों की यह कमेटी वापस आने के बाद क्या अपने सिफारिशें देती है या क्या फैसले करती है। सिफारिश क्या, वो तो खुद फैसला करने की स्थिति में है, तो उनको तो कुछ करना है, उनको तो ऑर्डर करना है, सरकार को ऑर्डर करना है कि ये करें या ना करें। 2 बात। तीसरी बात जो आपने स्टालिन की कही, संक्षेप में उसकी बात भी कह देता हूं। स्टालिन का जो कदम है वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने 7 राज्यों के नेताओं को वहां पर बुलाया है, जिसमें 4 जो 5 में से 4 ही दक्षिण के राज्य हैं। चंद्रबाबू नायडू नहीं गए। चंद्रबाबू नायडू अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर रहे हैं। उन पर शायद बीजेपी का दबाव होगा, क्योंकि बीजेपी की सबसे महत्वपूर्ण बैसाखी इस समय वही है। नीतीश कुमार से ज्यादा डिपेंडेंस जो है एनडीए सरकार की चंद्रबाबू नायडू पर है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस चक्कर में समूचे दक्षिण भारत ही नहीं, समूचे लोकतांत्रिक मूल्यों और उनके भावनाओं के साथ भी कहीं ना कहीं वो एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि लोग उनके बारे में एक शक के नजरिए से देखेंगे। दक्षिण भारत के इन 7 राज्यों के जो नेता इकट्ठा हुए हैं, उनके मन में भावना क्या है? उनके मन में भावना ये है कि जो भाषाई उनकी स्वतंत्रता है, उनका जो इकोनॉमिक
जो है वो केंद्र सरकार से जो उनको समानता मिलनी चाहिए, या फिर उसमें पार्लियामेंट में जो प्रतिनिधित्व, जन प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके बारे में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इस नए डिलिमिटेशन से उनके अधिकार कम हो जाएंगे, उनकी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या उसको नियंत्रण के लिए बहुत गंभीर कदम उठाए, और इसका उनको फायदा मिलने की बजाय नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो उनके मन में ये पीड़ा है कि भाई हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, दक्षिण जी। उत्तर के राज्यों ने नहीं किया, तो उत्तर के राज्यों ने अपना पॉपुलेशन बढ़ाया, उसका फायदा उनको मिल जाएगा, हमने कम किया तो हमें नुकसान उसका हो जाएगा। तो पार्लियामेंट में से हमारी कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो भाषाई जो थोपने की बात होती है, हिंदी को लागू करने की बात होती है हर जगह, वो उसमें उनको आपत्ति है, वो जाहिर है, उनको लगता है कि जो उत्तर भारतीय लोग जो हैं अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद थोपना चाहते हैं दक्षिण के ऊपर, और उसी तरह जी। राजस्व में जो इक्वल शेयरिंग सभी राज्यों को होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू देयर जो कंट्रीब्यूशन है, एक सवाल दक्षिण भारत के राज्यों में उठा है, और उसमें शामिल हैं उड़ीसा भी, पंजाब भी और पश्चिम बंगाल भी। तो ये गंभीर बात है, आगे चल के ये क्या इसमें मोड़ लेता है, ये स्टेट्स क्या व्यू लेते हैं। उन्होंने एक रास्ता और भी दिया है कि या तो इसको फिलहाल टाल देना चाहिए, या इसको 1971 का जो हमारा पॉपुलेशन है उसके आधार पे किया जाना चाहिए, या फिर वो एक इंडिकेशन ये भी है कि संभवतः वो इस पे कोर्ट में जाना चाहें, लेकिन एक डिलिमिटेशन के फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बावजूद इसके वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो क्लैरिटी नहीं जी, है कि वो बिल्कुल। कैसे इस बात को कोर्ट में ले जा पाएंगे और उनको कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन भारत सरकार एक सतत संस्था है, कोई भी पार्टी कुछ समय तक के लिए होती है। हमारे राज्यों, चाहे दक्षिण के हों, पूरब के हों, उत्तर के हों, कहीं के भी हों, सबको समान रूप से उसमें फीलिंग होनी चाहिए, भावनात्मक रूप से उनको न्याय मिलता हुआ देखना चाहिए। ये किसी भी सरकार का कर्तव्य है, मौजूदा सरकार का और भी ज्यादा कर्तव्य बनता है। लेकिन चूंकि बीजेपी को लगता है कि उत्तर भारत में सीटें बढ़ा के, उत्तर भारत में उनकी अभी दखल ज्यादा है, उत्तर भारत के राज्यों में वो काबिज हैं, इसलिए वो अपना निजी फायदा, पार्टी का फायदा करना चाहते हैं। ये भावना दक्षिण भारत में जा रही है। जी। बिल्कुल। और वो दिख भी रहा है, और ये पार्टी क्योंकि किस तरह की राजनीति करने के लिए जानी जाती है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, तो किसी भी चीज को जैसा दिख रहा है वैसा नहीं, जो छिपाया जा रहा है उसको कुरेदने की, उसको देखने की जरूरत है, उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। विवेक जी, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम मसलों को? क्योंकि डिलिमिटेशन एक ऐसा मसला है जो साउथ और नॉर्थ तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आप बहुत सारी सीटों पर ऐसे देखेंगे कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के वोट्स कम है, जहां मुसलमानों के वोट ज्यादा हैं, ऐसी भी कई सीटें हैं, और इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं जहां उनको भी डिलिमिटेशन उनका करके कैसे उन सीटों को भी उनसे छीना जा रहा है। ये सारा गेम प्लान भी हो रहा है, और दूसरा बड़े पैमाने पर जो हो रहा है साउथ और नॉर्थ का, वो भी हमारे सामने है, और अजीत पवार का बयान, इस सब पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? बुशरा जी, जहाँ तक साउथ के इस कॉन्क्लेव का सवाल है, मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है, और जो प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी बीजेपी की सरकार का जो प्लान है वो स्पष्ट है। डिलिमिटेशन करवा के सीटें बढ़ाई जाए नॉर्थ इंडिया की, जहाँ से उनको ताकत मिलती है, और फिर उसका इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जाए। चाहे साउथ के स्टेट्स चाहे कितने भी चिल्लाते रहे, अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाई आपकी सीटें कम नहीं होगी, सीटें कम होने का सवाल ही नहीं है। सीटें कम कैसे होगी? आपको प्रोपोर्शनेटली जितने आपके बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ रहे हैं। आपकी सीटें, आप चिंता ना कीजिए, आपकी सीटें कम नहीं होगी। तो कोई उपकार है? कम नहीं होगी। आज हमारी अगर 10 सीटें हैं, आप कह रहे हैं आपकी 10 तो कम से कम रहेगी। इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आपकी सीटें हम देखेंगे थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। इस तरह से इस भाषा का प्रयोग करें, स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि जो चेंजेस होंगे उसमें जो भी होगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आपकी सीटें कम नहीं हो रही है।
बात यहाँ पर ये है कि बाकी जो राज्य है, जो पर्टिकुलरली जो नॉर्थ के राज्य हैं, उनकी सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उस प्रोपोर्शन में साउथ की सीटें नहीं बढ़ रही है, और उसके तमाम कारण हमको पता है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूर करेंगे, जी ये डिलिमिटेशन करेंगे और ये थोपेंगे। इनकी मानसिकता थोपने की है। ये अपने अपने एजेंडा को इस देश पर थोपने का ही पिछले 10 साल से काम चल रहा है, और ये साउथ के डर से ये करेंगे नहीं वगैरह, ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल करेंगे। हमने देखा है कि जब इनका शासन आने से पहले 2014 से पहले कई लोग, जो सयाने लोग हैं, वो ये कहते थे कि ये जब आएंगे तब ये मुसलमानों को प्रताड़ित करेंगे, ये जब आएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। इस तरह की सारे जो इनके बारे में एक कयास लगाए जा रहे थे, वो सारे सच निकल रहे हैं। तो इसके डिलिमिटेशन के बारे में भी रिपरकशन ये क्या जो देखते हैं फिर आप? विवेक जी, अगर जी मैं ऐसा ये होता है, आपने कहा थोपेंगे और हर हालत में करेंगे, तो क्या जो जो लगातार विश्लेषक ये कहते रहे कि गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है इस देश को, क्या नॉर्थ और साउथ की डिवाइड को इतना बड़ा कर दिया जाएगा? अगर थोपा जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि साउथ के राज्य खामोश होकर से एक्सेप्ट कर लेंगे। नहीं, ये खामोश कराएंगे उनको। ये जिस तरह से काम करते हैं, ये दबाएंगे और अपनी सत्ता का पूरा दुरुपयोग करेंगे और साउथ के राज्यों को ये दबाएंगे। इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नॉर्थ से इनको पूरी मेजोरिटी मिल रही है तो ये साउथ की फिक्र नहीं करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ये मुसलमानों की फिक्र नहीं करते, क्योंकि इन्होंने हिंदू पोलराइजेशन करके अपने वोट जितने बटोरने जरूरी है उतने उन्होंने बटोर लिए हैं, और उसके बलबूते पर ये सत्ता में पुनर्स्थापित हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर नॉर्थ में सीटें अगर बढ़ जाए इनकी, तो नॉर्थ में सीटों के बलबूते पर ये फिर से सत्ता में आ सकते हैं, इनको पता है, इसलिए ये थोपेंगे साउथ पर। आप मेरी बात को ध्यान से देखिए, सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, क्योंकि ये वो सारी बातें कर रहे हैं जिनके बारे में पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, ऐसा कहा जा रहा था। अभी तक तो इन्होंने बदले नहीं है, लेकिन ये बदलेंगे जरूर। अभी वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन जब उस स्थिति में देश को ये ले जाएंगे, ये जरूर कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, हिंदू राष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ऑलरेडी उस तरह का एक ड्राफ्ट उस कुंभ मेले में बन चुका है और वो सरकार को दिया गया है, और बेशर्म सरकार ने लिया भी है वो। तो ये इस तरह से इनका, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, देखिए, ये बक स्टॉप्स एट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। खुद मुख्यमंत्री कंपटीशन कर रहे हैं किसके साथ? जो इस महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के सबसे खराब मंत्री है, नीतीश राणे, जो सबसे खराब बातें करते हैं। वो तो सीधा जेल में जाने वाली बातें हैं, उनको जेल में डालना चाहिए, इस तरह की बातें, कानूनन वो जेल में जाने चाहिए, इस तरह की बातें वो करते हैं। एक मंत्री होकर कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है उन्होंने, उसके बावजूद वो इस तरह की बातें करते हैं। तो उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल में भेजना चाहिए। उनके साथ में मुख्यमंत्री कॉम्पीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को ये डर लग रहा है कि कहीं कल नीतीश राणे उनसे पावरफुल न बन जाए, क्योंकि बीजेपी में तो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का रेस चल पड़ा है। उसमें जो सबसे ज्यादा कम्युनल है उसको सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। तो वो नीतीश राणे कहीं उनको ओवरशैडो न कर दे, ये है देवेंद्र फडणवीस की चिंता। उस चिंता से वो ग्रस्त है। उनको कुछ नहीं पड़ी है कि नागपुर में क्या हो रहा है, नागपुर की शांति भंग हो रही है। अपना पॉलिटिकल मोटिव क्या है, बस उतना ही देखा जा रहा है। और जहां तक अजीत पवार का सवाल है, जम्मू भाई ने पूरा विस्तार से बता दिया है। उनको मुस्लिमों के साथ सिंपैथी हो सकती है, लेकिन उनका स्वार्थ जो है वो आड़े आता है। कल अगर वो इनके साथ नहीं आते तो जेल में होते। तो अपने वैयक्तिक स्वार्थ के लिए वो मुसलमानों के लिए जो विच साउंड्स म्यूजिक टू देयर ईयर्स उतनी बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड पर कुछ नहीं करेंगे। ऐसा अगर है तो नीतीश राणे का नाम लेके वो बोले कि जिस तरह से मेरे सहयोगी मंत्री बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उठाइए इस मुद्दे को अपने मुख्यमंत्री के साथ, और मुख्यमंत्री से भी कहिए कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। इतनी हिम्मत उनमें नहीं है, सिर्फ ये एक फॉर द रिकॉर्ड से जिसको बोलते हैं वो कह रहे हैं, बाकी उनको उसमें वो बहुत सीरियस है, ऐसा नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे मुसलमानों के लिए, ये भी बात तय है। तो ये पूरा जो माहौल है वो एक डिक्टेटोरियल रिजीम पूरी तरह से परफेक्ट करने का, उसको परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए जो भी करना जरूरी है सब किया जाएगा। उसमें अगर साउथ का दमन करना है तो साउथ का दमन भी किया जाएगा, ये भी होगा,
क्योंकि किसी भी तरह से अगर आप पॉपुलेशन को बेसिस बनाएंगे तो कोई आपके पास कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं कि आप साउथ इंडिया को न्याय दें। आप बेसिस किस चीज को बनाएंगे कि जिसके बेसिस पे आपको साउथ इंडिया को प्रोपोर्शनेटली उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा? ऐसा आपके पास कोई नुस्खा नहीं है, आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं। और डिलिमिटेशन तो आपको करना है, क्योंकि आपको नॉर्थ में अपनी ताकत और बढ़ानी है, इतनी बढ़ानी है कि आप बिल्कुल कन्विंसिंगली इनविंसिबल हो जाए और आपके खिलाफ कोई भी ताकत काम न करे। केवल संख्या बल पर आप इस देश पर 50 साल तक, 60 साल तक राज करते रहे, ये आपका खेल है। और फिर धीरे धीरे साउथ को भी आपकी लाइन टो करनी पड़ेगी। इस प्लान पर आप काम करने लगेंगे, तो ये पूरा एक बहुत बड़े षड्यंत्र का भाग है। ये सिर्फ देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, अपनी एक बहुत ही फिरका परस्त और गलत आइडियोलॉजी को लोगों पर थोपने के लिए पूरे देश के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उसी का ये पार्ट है। और ये षड्यंत्रकारी सत्ता है, राजनेता है सारे के सारे ये षड्यंत्र देश के खिलाफ है। ये सिर्फ साउथ इंडिया के खिलाफ नहीं है, ये सारे पूरे देश के खिलाफ है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और ये आगे चलता रहेगा। और जहां तक नायडू जी का सवाल है, अभी 5 साल उनको और है। अभी सिंबॉलिकली वो इस कॉन्क्लेव में जा सकते थे और बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ऐसा क्या है जिससे डरते हैं नायडू जी, और ऐसा क्या है कि जिससे डरते हुए ये इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जिससे वो डरते हैं, वरना 5 साल के बाद इलेक्शन है। आज अगर वो कॉन्क्लेव में शामिल होते तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो पक्की होगी, और लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे, इसका मतलब उनकी कुछ मजबूरी है। तो ये सारा बहुत डर और खौफ का माहौल है, उसमें बड़े बड़े लोग डर रहे हैं, सिर्फ आप और हम नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, ऐसे हिंदू भी डर के माहौल में जी रहे हैं जो इनके साथ में इत्तेफाक नहीं रखते, जो इनके खिलाफ बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ये मुसलमानों से ज्यादा उन हिंदुओं के खिलाफ है जो इनके खिलाफ बात करते हैं। तो ये इस तरह से पूरा जो माहौल है देश का, वो और भी बिगड़ता जाएगा। इस तरह के सारे चिन्ह दिख रहे हैं बुशरा जी, और ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड और हिंदू मुस्लिम डिवाइड और ये सारे जो डिविजन्स है, वो डिवाइड एंड रूल इस लार्जर पॉलिसी का एक पार्ट है। ये वही, इनको यही आता है और ये वही करेंगे। बिल्कुल, ये अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल की, और उसी नीति को अंग्रेजों से जो माफी मांगने वाले हैं, ऐसा कहा जो जाता है, वो सत्ता में है फिलहाल। और आप ये देखिए कि वो क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब हमारे सामने है। इसको किसी तरीके से बहुत ज्यादा शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बताने की जरूरत है। जो जैसा है उसे वो बताने की जरूरत है, जो हो रहा है उसे बताने की जरूरत है। आप तीनों से ही मैं एक बहुत लास्ट में क्विक कमेंट, बहुत 30 सेकंड का मैं चाहूंगी कि, और जम्मू जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ कि फिर इसमें उम्मीद कहाँ दिखती है? अगर मैं विवेक जी की बात को आगे बढ़ाऊं, ये कहूं कि वो ऐसा करेंगे ही, वो उनको फिक्र नहीं है। वो कर्नाटका उनसे चला गया, वहां वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे सामने है। हिंदी पट्टी से उनको लगता है कि उतनी सीटें हासिल कर लेंगे कि वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, बाकी कुछ सीटें शायद वो साउथ से लेकर आ जाएं। 2029 की वो तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष कहाँ है इसमें, और फिर आखिर उम्मीद क्या है इसमें? यही सवाल आप तीनों से मेरा। जब मुझे आपसे शुरुआत बहुत संक्षेप में जी। देखिए, उम्मीद तो बना ही रखनी पड़ेगी। मानवीय समाज में उम्मीद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये बात सही है कि एक अजीब एक दौर है, और इस दौर में ऐसी ताकतें जो है अब सत्ता में है जो सिर्फ नफरत और भय, ये उनका मुख्य केंद्र है अपने आप को आगे बढ़ाने का। अब ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि भाई ये सब से लोग उभरेंगे, उभारना पड़ेगा। मोहब्बत, देखिए ऐसा है, घृणा ये स्थायी भाव नहीं हो सकता इंसान का। नफरत ये स्थायी भाव हो नहीं सकता, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। ये जैसा बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, वो नेचर की घटना है वो, लेकिन वो स्थायी भाव नहीं है। तो ऐसे ही हम और आप सब नेचर के ही पार्ट है, हम अलग नहीं है नेचर से। तो इसके लिए नेचर शांत होता है। नेचर जो है वो माने इंसानी जो ये है, इंसान क्यों, तमाम लिविंग बीइंग्स
ये बेसिकली अहिंसक होते हैं। हम भी अहिंसक हैं, विचार हिंसक होते हैं। अब इसका मुकाबला इंसान जरूर करेगा, और भारतीय नागरिक होने के नाते ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस समाज बिल्कुल। में इतने धर्म को मानने वाले हो, इतने भाषा को मानने वाले हो, इतनी जातियां हो, वो समाज नफरत के बुनियाद पर वो समाज ही नहीं टिक सकता। ये मसला हिंदू का भी नहीं है। भाई आग लगेगी मेरे घर में तो पड़ोसी का घर तो जलने ही वाला है। तो अगर जो राजनीतिक विचार या राजनीतिक पार्टियां, उनको ऐसा लगता है कि हम आग लगाकर अपने घर को शांत रख लेंगे, तो ये मूर्खता है और कुछ नहीं। भाई अगर गर्मी अगर बढ़ रही है तो गर्मी कुछ लोगों के लिए बढ़ रही है और कुछ लोगों के गर्मी नहीं लगे, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये बिल्कुल। आरएसएस को समझना है, बीजेपी को समझना है कि भाई आप इस प्रकार से नफरत को जीने तरीका बनाने में हो, ये सबको ले डूबेगा। और इसीलिए शांति प्रिय लोगों को और ऐसे जो लोग खास करके हिंदू मुसलमान और के बीच में प्यार मोहब्बत गंगा जमुनी की जो संस्कृति है, इस पे विश्वास जी। करने वाले लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। देखिए दिक्कत अभी ऐसी है कि नफरत जो फैलाने वाले हैं वो सत्ता में भी है, वो अनेकों उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि वो नफरत फैला सकते हैं, लेकिन जो मोहब्बत पे यकीन करते हैं उनको अब जो है आगे आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। और जो इतिहास जो है ना, इतिहास आरएसएस के अनुकूल नहीं है। इतिहास, भारत का इतिहास, एवं राजाओं का इतिहास, ये ना आरएसएस के अनुकूल है ना ही बीजेपी के अनुकूल है। इतिहास को बताना पड़ेगा। कोई राजा किसी धर्म के लिए लड़ रहा था, ना शिवाजी हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे, ना औरंगजेब इस्लाम के लिए लड़ रहे थे। अगर ऐसा होता तो औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे। तो यही वास्तविकता है। और शिवाजी के तमाम सिपा सलार ये मुसलमान थे। तो कौन धर्म की लड़ाई लड़ रहा था? राजा बिल्कुल, अच्छा ये लड़ाई था। तो गद्दी की थी, वो साफ तौर पर ये पता है, लेकिन ये इतिहास, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास ये ना आरएसएस के अनुकूल है ना बीजेपी के अनुकूल है। तो असली इतिहास लोगों को बतानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लोगों से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लोगों से बात करनी पड़ेगी। एक जन आंदोलन की भी शुरुआत की बात बार-बार कही जाती है, लेकिन आखिर कौन उसको शुरू करेगा? कौन है वो लोग जो सामने आएंगे? कैसे जनता को जोड़ेंगे? एक बड़ा सवाल है। 30 सेकंड्स ओमकारेश्वर जी आपके लिए, आपसे भी यही सवाल मेरा। फिर आगे क्या? क्योंकि लोगों में एक तरह की मायूसी आने लगी है कि कुछ नहीं बदलेगा। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें वो उम्मीद हमेशा से रखनी चाहिए। आपका लास्ट कमेंट और फिर विवेक जी आपका लास्ट कमेंट। ये लोग कर रहे हैं वो एक तरह से हमको सोवियत संघ की तरफ ले जा रहे हैं। 1980 तक सोवियत संघ की वो ताकत थी कि वो भारत से 7 गुना साइज में बढ़ा था। 2 करोड़ 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका साइज होता था, 1.5 गुना बड़ा था अमेरिका से। लेकिन इसी तरह के और वहां भी हंड्रेड्स ऑफ जो है जातियां, प्रजातियां, भाषाएं जैसे भारत में है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक रंग रूप हैं। अगर हम ठीक से इसको संभाल नहीं पाएंगे, पूर्वोत्तर से लेके दक्षिण भारत तक हमें जो दिख रहा है कि उनके अंदर असंतोष पैदा हो रहा है, हम लोग कहीं उस दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं, हमें ये ध्यान देना चाहिए। तो हमें भावनात्मक रूप से उनको जोड़े रखना होगा, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो दक्षिण भारत के राज्य हों, कि हम उनपे कोई भाषाई चीज न थोपें जिस तरह हमारे साथ चल रहे हैं। देखिए, जो भाषा प्यार से बढ़ती है वो दबाव से और अधिकार से नहीं बढ़ती है। प्यार से आप देखेंगे तो हिंदी सब जगह, हिंदी सिनेमा के कारण और बाकी चीजों के कारण जो है फैलती जा रही है। लेकिन अगर हम दबाव डालेंगे, उसी तरह से हम उनका हक छीनने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट में, हम उनको सांस्कृतिक रूप से उनके ऊपर वो करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से देश को इस समय देखना है कि हम किस तरफ बढ़ें।
देश को रोजगार दें, उसको मजबूती प्रदान करें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ें, या फिर हम औरंगजेब की कब्र खोदें और संभलपुर में मस्जिदों को हम तिरपाल से ओढ़ाएं। ये देश के लोगों को और संघ भाजपा के भी थोड़े सेंसिबल लोग हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी पार्टी अपनी चला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित, जिसको ग्रोक जैसा एआई टूल जो है हर रोज उसको एकदम से ध्वस्त किए दे रहा है उनके सारे झूठ को। समय रहते हुए इसका ध्यान इन पार्टियों को देना पड़ेगा, नहीं तो वो झूठा राष्ट्रवाद जो फैला रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को झूठ में रखना चाहते हैं, भ्रम में रखना चाहते हैं, ये अब नहीं चलने वाला है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में अब ये नहीं चलने वाला है। अभी कमाल है, एक आखिरी हम जिक्र करना चाहते हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने टी शर्ट को लेके राहुल गांधी पे कहा कि टी शर्ट 349 रूल के तहत नहीं पहना जा सकता। अब वो 349 रूल पढ़ लीजिए, उसमें टी शर्ट की कोई चर्चा नहीं है। तो आप यूं ही किसी को, एक समय ये था ना, गांधी अधनंगे शरीर में एक धोती पहन के चले गए थे और वहां उसमें ब्रिटिश राज दरबार में, और वहां मिलने के लिए, और आज अपने ही संसद में टी शर्ट पहनने पर आप रोक लगा रहे हैं। ये किस तरह की बात है? तो मुझे लगता है कि द गुड सेंस शुड प्रिवेल टू द पीपल हु आर लिटिल कंसर्न अबाउट द कंट्री एंड द नेशन। थैंक यू। जी बिल्कुल, लास्ट कमेंट आपका विवेक जी। जी, ये टी शर्ट वाला जो मामला है उसमें मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, पता नहीं, मुझे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम सब जानते हैं कि टी शर्ट की बात करने वाले जो लोग हैं उनके फोटो भी छपे हैं, उनकी 2 बेटियां उनकी बगल में खड़ी है और वो वेस्टर्न अटायर में है। इस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी है। आप किस संस्कृति की बात करते हैं? ये बोगस लोग हैं, ये झूठे लोग, मक्कार है ये। एनीवे, वो बात अलग है। लेकिन मैंने एक बात बार बार कही है, हर फोरम पे कही, और मैं वही रिपीट करूंगा, इसके ऊपर क्या इलाज है। देखिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं है, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस झगड़े को ख़त्म नहीं कर सकते। आप इनके खिलाफ किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को खारिज कर देते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, महाराष्ट्र के मामले का क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो राजनीतिक डकैती हुई 3 साल पहले, उसका क्या हुआ? वो केस आगे बढ़ी नहीं। कोई महाराष्ट्र भूषण बन गया उसके बीच में, उस दरमियान, लेकिन वो केस आगे बढ़ी नहीं। आज उस केस का क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। ये लोग कुछ नहीं होने देंगे, जो इनका एजेंडा है उसी को आगे बढ़ने देंगे। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे कितना महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल हो, चाहे कोई प्रोविजन हो, वो अगर किसी मामले में रेलेवेंस में आती है, उसका इस्तेमाल किया जाना लाजमी बनता है, तो उसको ये खारिज कर देंगे, सिरे से खारिज कर देंगे। तो ये टी शर्ट नहीं पहनना वगैरह बोगस बातें करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये जब किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आपके हाथ में नहीं है इस समस्या को सुलझाने का, इनको टेक ऑन करने के लिए, तो फिर आपके पास क्या बचता है? आपके पास बचती है सड़क की लड़ाई। दूसरा कुछ नहीं बचा है इस देश में। और सड़क पर जब आप आएंगे तो उस तरह की स्थिति नहीं है जिस तरह की स्थिति पहले थी। मतलब जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले सड़क पर आए थे, मुझे लगता है जम्मू जी भी शायद उस समय थे, उस एजिटेशन में थोड़े दिनों के लिए, जब उनको समझ में आया कि ये सब मामला गड़बड़ है, तो उन्होंने छोड़ दिया था। तो ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, उस समय जब जनता सड़क पर आई थी, तो दूसरे तरफ से उनके जो कांग्रेस के कोई विजिलेंटे फोर्सेस नहीं थे। कांग्रेस के लोग इनसे लड़ने के लिए सड़क पर नहीं आए थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज आप सड़क पर जाएंगे तो उन्होंने अपने विजिलेंटे फोर्सेस तैयार करके रखे हैं। 40-50 साल से उनकी तैयारी है। तो ये विजिलेंटे फोर्सेस आज जो सड़क पर दिख रहे हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो भी आएंगे सड़क पर, और फिर सड़क पर होगा गृह युद्ध, सड़क पर होगा सिविल वॉर। वो हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं होगा, वो हिंदुओं के दो तबके में होगा। ये है, इस तरह की स्थिति देश में आई है। तो आपको तय करना है कि इनके खिलाफ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही लड़ना है और हमेशा हार का सामना करना है, या फिर कंक्लूसिवली अगर इस बैटल को, इस युद्ध को आपको जीतना है, तो क्या आपको सड़क पर आना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी है तो हर तरह का सेक्रीफाइस और हर तरह का नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। बुशरा जी।
जी, बहुत गंभीर बात आपने कही है और बहुत गंभीर चीज़ों की तरफ आपने इशारा किया है। ज़ाहिर-सी बात है, ये सोच-विचार का विषय है और ये देखना भी है कि आखिर ये जो डिक्टेटरशिप है, जिस तरह की सरकार ये चल रही है, जो मनमानी अपनी करे, आखिर ये कब तक चलती रहेगी? ये ज़रूर सवाल है क्योंकि वो जो चाहती है जब चाहती है, वो करती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, ओमकारेश्वर जी आपका, जम्मू जी आपका, विवेक जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी।